everyone, this is Saurav. Welcome to Brighton Tutorials. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 को, जो की है लाइफ प्रोसेसेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। तो बिना देरी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चन दैट हाउ do we tell the difference between what is alive और what is not alive? Means कि जीवित व्यक्ति और एक व्यक्ति जो जीवित नहीं है, उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने आसपास लिविंग बींग्स कुछ काम करते हुए देखते रहते हैं, राइट? जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, डॉग भाग रहा है, काउ चूहे कर रही है, तो वी आर डूइंग वर्क और हम कह सकते हैं कि वी आर अलाइव, राइट? बट व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन वी आर स्लीपिंग? जब हम सो रहे होते हैं उस समय हम कहेंगे कि द मोमेंट ऑफ ब्रीदिंग विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर अलाइव और नॉट। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? हम कहेंगे वो ग्रीन है, राइट? उन प्लांट्स का क्या होगा जिनके लीव्स ग्रीन के अलावा दूसरे कलर्स के होते हैं? हम कहेंगे वो टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए वो अलाइव हैं। ये आपका आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ मोमेंट्स को देख रहे हैं कि मोमेंट चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या नहीं हो, ये हमारे लिए कॉमन एविडेंस हो रहा है कि हम अलाइव हैं या नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, कुछ मोमेंट, मेरी ब्रीदिंग मूवमेंट, मेरे बोलने की मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स क्या है? हमारे एक एविडेंस की तरह काम कर रहे हैं, बताने के लिए कि हम अलाइव हैं या नहीं है। ओके? लेकिन उन प्लांट्स का क्या होगा जो ग्रो ही नहीं करते विजिबली? और हम एनिमल्स, ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन एनिमल्स ओनली, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बिना मूवमेंट से ब्रीथ करते हैं। तो मूवमेंट, द विजिबल मूवमेंट इज नॉट द इनफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, राइट? कि हम जीवित हैं या नहीं हैं ये बताने के लिए ओनली द मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? So the movements which are not visible to our naked eyes, they are the movement of molecules. क्या यही मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं? तो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ, यही मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो इसकी एग्जांपल हम वायरसेस से समझ सकते हैं। वायरसेस होते हैं हमारे, तो वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करते। ठीक है? तो हम ना ये बता सकते कि वो वायरस जीवित है या नहीं है, राइट? तो सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? एक लाइफ को मेंटेन करने के, लाइफ के लिए नीड क्यों है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की? तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? वी आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। हमारे पास टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के पास सेल्स होते हैं, सेल्स के पास कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, और उनके आगे भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टूटने लग जाता है। अगर ये पूरा टूट जाए, फिर ब्रेक डाउन कंप्लीटली, तो ऑर्गेनिज्म जो होगा तो वो अलाइव नहीं रहेगा। तो लिविंग क्रिएचर्स को रिपेयर होना, उनके अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। हमें पता है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो मॉलिक्यूल्स चलते रहने चाहिए और रिपेयरिंग शुरू होते हैं। दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द लाइफ। तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली चैप्टर का नेम है जो, वो लाइफ प्रोसेस होते क्या है, वो मेंटेनेंस फंक्शंस, यहां पर हम बात करेंगे। द मेंटेनेंस फंक्शंस of living organisms must go on even when they are not doing anything, right? So ये process, the
The processes which together perform this maintenance job are called life processes. ओके, तो मतलब जो मेंटेनेंस फंक्शन को चलाने के लिए, द फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, उनको टुगेदर जब एक साथ लाए, उनके ग्रुप को हम कहते हैं द लाइफ प्रोसेसेस. छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा वर्ड है. तो जैसे कि हमें बताया कि जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो इसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिएगी कि जो है हमारा जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारे ब्रेकडाउन और डैमेज को प्रिवेंट करता है. तो इसी प्रिवेंशन के लिए हमें एनर्जी चाहिएगी. ठीक है, तो ये एनर्जी आती है हमारे आउटसाइड रॉ मटेरियल से, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यही प्रोसेस to transfer a source of energy outside the body of the organism. The process to transfer a source of energy from outside the body of an organism, we call it food, to inside is called the nutrition. Okay, so this will be learning afterwards. तो अगर मान लो बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, देन तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, राइट. तो हमें पता है हमारी लाइफ अर्थ के ऊपर कार्बन के बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, और फूड जो सोर्सेज होते हैं हमारे वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं मैक्सिमम. तो ऐसे ही जैसे कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज करते हैं. इन न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. देखिए, आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग होती है, राइट. जैसे क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो इसलिए हमारी जो एनर्जी के आउटसाइड सोर्सेज होंगे वो भी अलग अलग होंगे, राइट. अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी ब्रेक डाउन करना जरूरी होगा सिंपल फॉर्म में, ताकि हम उन्हें अच्छे से यूज कर सकें. बेसिकली यही होगा. सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. तो केमिकल रिएक्शन से ही इन एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में. तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होती हैं, ये मोस्ट केमिकल मीन्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, ये हेल्प करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में. तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स. सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी से, अब जब हम ऑक्सीजन को एक्वायर कर रहे हैं इस प्रोसेस को, और उस ऑक्सीजन को यूज करना एनर्जी को ब्रेक डाउन करने में, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को आउटसाइड रॉ मटेरियल से, आउटसाइड द बॉडी से गेन कर रहे हैं और उसी ऑक्सीजन को एनर्जी को ब्रेक डाउन करने में यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. ये आपको याद रखना है. ओके, तो नेक्स्ट वी हैव जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड को इनटेक करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और ना रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए. ठीक है, और इनकी जरूरत भी नहीं है उन्हें. वाई? बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म, दीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड दे जस्ट चेंज लाइक दिस. एनवायरनमेंट से लिया और अपने आप से वेस्ट को रिमूव किया, ऐसे. ठीक है, दे डोंट नीड एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, याद रखिएगा. लेकिन हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी बॉडी डिजाइन, तो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते. ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए काम भी नहीं कर सकता ये. ठीक है, जो सिंपल डिफ्यूजन है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर सकता. ओके, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, तो इसे जरूर पढ़िएगा. जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शंस. देखिए,
हमारे हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है और दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, राइट। तो हमारे सारे ऑर्गन्स भी किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो फूड और ऑक्सीजन को के लिए भी हमारे लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, अब फूड और ऑक्सीजन एक प्लेस पर लेते हैं, अब मैंने फूड इनटेक किया है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। आई हैव ऑक्सीजन मैंने इनटेक किया ऑक्सीजन का, वो भी एक ही जगह से, लेकिन वो पूरी बॉडी में कैसे जाता है, पूरी बॉडी को जरूरत होती है इसकी। तो यहां पर काम आता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो फूड और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी आउट करता है। ओके, तो नाउ वी हैव एक्सक्रीशन। तो जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो एक कार्बन सोर्स को और एंड द ऑक्सीजन फॉर, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को यूज करती हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या हुआ, कार्बन सोर्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो इन बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव करना जरूरी हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है हर प्रोसेस को करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है, तो एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन यहां पर एक्सक्रीशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम आता है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट होता है वो मैक्सिमम ऑर्गन्स हमारी बॉडी में देखिए, लेकिन जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये तो हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम इन हर एक टॉपिक को, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन 4 टॉपिक्स को ब्रीफली पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बाकी प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। बाय बाय।